Hey everyone, this is Yatika Bansal, your maths educator. आज मैं सबके लेकर आई हूँ क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 5th विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ये वीडियो होने वाली है बिल्कुल ही वन शॉट वीडियो होने वाली है। क्लियर। अब इसी वीडियो में हम करेंगे बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर, प्लस इसके अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके अंदर हम फॉर्मुलास देखेंगे, इसको कैसे यूज करते हैं, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना उसमें क्वेश्चन नहीं दे रखे। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कोई ना कहीं आपके जो प्रीवियस बोर्ड हो चुके हैं, चाहे वो 2019 है, 17 है, 16 है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे इस टाइप के आ रखे हैं। क्लियर। तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है जिसमें हम बात करें कोई सीक्वेंस बने, कोई ना पैटर्न फॉलो हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 इमेजेस दे रखी हैं, विच इज फर्स्ट आपका दे रखा है पेटल्स ऑफ सनफ्लावर, सेकेंड इज द ग्रेन्स ऑफ मेज कॉप एंड द थर्ड इज स्पाइरल्स ऑन अ पाइनएप्पल। कहने का मतलब क्या है, देख रहे तीनों इमेजेस में कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे इमेज 1 है उसमें देख लो जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर के जो पेटल्स है कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो कर रही है, सेम शेप है, सेम पैटर्न क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। सिमिलरली जो मेज कॉब है, जो आपके भुट्टे होते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है। लाइक सी जो उसके दाने होते हैं बिल्कुल एक ना कि पैटर्न में, लाइक आप वर्टिकली देखो या फिर आप वर्टिकली देखो या फिर आप हॉरिजॉन्टल देखो। सिमिलरली जो पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल के जो स्पाइरल्स होते हैं, यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 स्पाइरल इमेज के अंदर, ये देखो इमेज के अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये आपको क्या दे रखा है, कोई ना कोई आपको स्पाइरल्स दे रखे हैं जो अगेन क्या फॉलो कर रहे हैं, कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जब भी हम पैटर्न फॉलो की बात करते हैं, कोई ना कोई सीक्वेंस बनता है, हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक और, ये तो हमने बात की थी कुछ ना कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात की है, जैसे सनफ्लावर की, ग्रेन्स की, किसके मेज कॉप की, और हमने किसकी बात की, पाइनएप्पल की। एक और बेसिक्स एग्जाम्पल है जिससे आप और अच्छे समझ पाओगे कि सीक्वेंस किस चीज़ को बोल रही हूँ मैं, किस चीज़ को पैटर्न बोल रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेकेंड एग्जाम्पल करने से पहले एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इज 1 3 5 7 अप टू so on। इसमें कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब जैसे आप देखो इसके अंदर कि अगर मैंने 1 के बाद 3 कैसे आया, अगर इसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूं, +2। 1 में अगर मैंने +2 ऐड किया तो यू गेट 3। सिमिलरली 3 में हम क्या ऐड करें कि 5 बन जाए +2। सिमिलरली 7 में हम क्या ऐड करें कि 5 में हम क्या ऐड करें कि वो 7 बन जाए। क्लियर। तो +2। तो फॉर श्योर जो नेक्स्ट नंबर मिलने वाला है 7 के बाद वो क्या मिलने वाला है, एक पैटर्न फॉलो हो गया कि हम हर बारी क्या कर रहे हैं, जो 1 और 3 के बीच में कितने का गैप है, 2 का, अगर 1 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 3 बनने वाला है। दैट मीन्स कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो फॉर श्योर जो 7 के बाद नंबर मिलेगा वो आपको क्या मिलने वाला है, 9 नंबर मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा, 11 एंड so on। एक पैटर्न फॉलो हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो आपके पास एग्जाम्पल है विच इज 1 1 1 1 1 अप टू so on। तो आप बोलोगे इसको तो पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा, बिल्कुल कर रहा है फॉलो। अब देखो इसके अंदर मैं क्या करने वाली, इसके अंदर अगर मैंने +0 ऐड किया, +0 0 तो एक नंबर है ना, तो 0 को ऐड कर सकते हैं। हमने 1 में 0 ऐड किया तो यू गेट 1। अगेन इसमें 0 ऐड करती हूँ तो क्या बनेगा, 1। अगेन इसमें 0 ऐड करती हूँ तो क्या बन रहा है, 1। अगेन सेम 0 ऐड करें, तो हर बार हम क्या करें, 0 को ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स एक पैटर्न होगा कि हमने जितने भी नंबर्स गिवन है उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हम 0 ऐड कर रहे हैं। सेम जो अगर नेक्स्ट नंबर मेरे को फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट नंबर होगा क्या, तो फॉर श्योर मैं इसमें क्या ऐड करने वाली हूँ, 0 ऐड कर देती हूँ। तो आपके पास क्या बच जाएगा, नेक्स्ट नंबर भी हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलने वाला है। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं कोई एक और जिसमें प्लस नहीं आ रहा, माइनस होगा। जैसे आपके पास एग्जांपल है 9 7 5 अप टू so on। मेरे को 5 के बाद नेक्स्ट नंबर चाहिए, तो पैटर्न फॉलो करते हैं ना। अब देखो इसके अंदर अगर मैंने इसके अंदर 9 के बाद 7 आ रहा है तो कुछ ना कुछ कम हो रहा है। तो अगर -2 करते तो क्या मिल रहा है, 7। अगेन अगर मेरे को -2 करना है तो क्या मिलेगा, तब भी मेरे को 5 मिलेगा। दैट मीन्स ये सीक्वेंस हो गया, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है हर बारी। तो अगर मेरे को नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो फॉर श्योर 5 के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और वो नंबर क्या माइनस करूंगे, अगेन -2 करने वाली हूँ। क्लियर। यहाँ पे -2 आएगा, 5 नहीं -2। क्लियर।
ओके तो यहाँ पे आपके पास नंबर क्या मिलेगा, इन 10 आपके पास नंबर मिलेगा यहाँ पे 3। तो अगर आपसे पूछे कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, वो आपके पास होने वाला है 3। तो क्लियर हुआ कि पैटर्न कैसे हैं। अब जो एग्जांपल दे रखी है उस पर आते हैं हम। यहाँ पे एग्जांपल, एक मिनट पहले इसको नीचे लिखते हैं कि इसको रेस नहीं करते, नीचे की तरफ लिखते हैं। ओके तो ये आपके पास यहाँ पे कुछ छूट के इसको दोबारा से कॉपी करते हैं, विच इज आपके पास था यहाँ पे +2 था, यहाँ पे -2 क्लियर। चलो जी अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन ने बोल क्या रखा है आपको। हाँ जी, रीना applied for a job and got selected. She has been offered a job with the starting monthly salary of rupees 8,000 with an annual increment of rupees 500 in her salary. Her salary for the first, second, third year will be dash. Okay, तो कहने का मतलब क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे एक रीना है, क्लियर। रीना की जॉब लग गई है, बहुत अच्छी बात है, और उसको उस जॉब से ऑफर आ चुके कि आप क्या हो चुके हो, सिलेक्ट हो चुके हो, ठीक है। अब वो कितनी है, ₹8,000, और जो हर साल है उसकी हर साल ना सैलरी में इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब कि बोनस मिल रहा है एक तरह का, आप समझ सकते हो। तो कितना मिल रहा है, ₹500। तो उसकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सैलरी क्या आने वाली है। अब जैसे मान के चलते हैं उसकी जो फर्स्ट ईयर की थी, जो मंथली सैलरी थी कितनी थी उसकी, ₹8,000। उसके बाद उसका हर साल ना उसकी इंक्रीमेंट हो रही है, उसकी इंक्रीमेंट कितनी हो रही है, 500। तो दैट मीन्स अगर उसकी पर मंथ 8,000 है तो नेक्स्ट मंथ से उसकी जो पर मंथ रहने वाली है वो कितनी रहेगी, 8,500, विच इज का जो उसके अंदर जो 500 था वो ऐड हो गया। ये तो होगी सेकेंड ईयर की। ऐसे थर्ड ईयर की सैलरी क्या रहने वाली है उसकी, 9,000। ऐसे फोर्थ ईयर की सैलरी क्या रहेगी उसकी, अगेन उसकी सैलरी में क्या होने वाली, इंक्रीमेंट होने वाली है। कितनी इंक्रीमेंट होएगी, अगेन 500, एवरी ईयर इंक्रीमेंट हो रही है। तो नेक्स्ट क्या रहेगी, 9,500 अप टू सो ऑन, क्लियर। ओके तो एक पैटर्न फॉलो कर गया कि फर्स्ट सैलरी कितनी थी उसकी लाइफ में, फर्स्ट ईयर में उसकी जो मंथली सैलरी रहने वाली है हर एवरी मंथ वो क्या रहने वाली है, 8,000। नेक्स्ट ईयर हर मंथ उसकी क्या सैलरी रहने वाली है, 8,500। उससे नेक्स्ट मंथ थर्ड ईयर क्या रहने वाली है उसकी एवरी मंथ सैलरी, 9,000। उसके बाद नेक्स्ट मंथ क्या रहने वाली है, 9,500 अप टू सोन। एक पैटर्न फॉलो कर गया। अब मान के चलो इसके अंदर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये आपने बात की 1 से लेके सेकेंड ईयर में कितने का गैप है, 500। अगर मैं 8,000 में 500 ऐड करूंगी तभी आपका क्या बनेगा, 8,500। सिमिलरली उसके बाद भी हमें क्या करना पड़ेगा, +5,800 ऐड करना पड़ेगा, प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, +500 अगेन ऐड करना पड़ेगा। तब आपके पास क्या करें, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब मान के चलो आपके पास ऐसा होता है, यहाँ 500 की जगह सपोज कर लो यहाँ पे 700 होता, तो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पहले 2 साल तो क्या हुआ, 500 इंक्रीज हुआ, थर्ड ईयर क्या इंक्रीज हो रहा है, 700। दैट मीन्स पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम ये बोलेंगे कि आपका पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये पी की फॉर्मेशन नहीं होने वाली है। जितने भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल किए हैं, दिस इज 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और 3rd एग्जाम्पल, इन तीनों में एक सीक्वेंस, एक पैटर्न फॉलो कर रहा था। तो हम किसकी बात करेंगे, क्या बन रहा है, आपकी एपी बन रही है। बट इस एग्जाम्पल में अगर मैंने यहाँ पे 700 लिख दिया, एक्चुअली में 700 नहीं है, तो सपोज कि अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाता तो आपको ये एपी नहीं बनता। फिलहाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलते हैं। यहाँ पे आपका था 500 ही है, क्लियर। दैट मीन्स इसमें सीक्वेंस फॉलो कर गया, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक एपी, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये क्या बनेगी, एपी बन जाएगी, क्लियर। ओके नेक्स्ट बात करते हैं हम। मान के चलो आपके पास कुछ ऐसा है लाइक A1, एक मिनट ये एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक्स एग्जाम्पल लेते हैं, विच इज 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, क्लियर। तो इसमें टर्म्स की बात करें, जो पहला वाला नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म। ये सारे क्या टर्म्स लिखी हुई हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड द फोर्थ टर्म। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड टर्म। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड टर्म। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्थ टर्म अप टू सो ऑन, क्लियर। अब इसमें जो टर्म्स है उसको इन जनरल वे में कैसे लिखते हैं, इन जनरल वे में हम लिखते हैं इस चीज को A1, A2, A3 अप टू सो। ये हमारे पास इन जर्नल है एबी को लिखने का वे, A1, A2, A3 अप टू सो। A1, A2, A3 आपके कुछ भी कोई भी पैटर्न को फॉलो कर सकता है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, क्लियर। ओके तो A1 अगेन आपका क्या बना, फर्स्ट टर्म, A2 आपका क्या बना, सेकेंड टर्म, A3 आपका क्या बना, थर्ड टर्म, ठीक है जी। अब इस टर्म में जो आपके पास फर्स्ट टर्म, वो आपके पास क्या बनता है, फर्स्ट टर्म। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ आपके पास क्या बनता है, फर्स्ट टर्म।
अब इसमें जो पैटर्न फॉलो कर रहा था, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में बात की थी, इसमें कितने का गैप था 500। अगेन सेकेंड टर्म से लेके थर्ड टर्म में कितना गैप था 500। सिमिलरली आप इस एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल 1 में जहाँ हमारे पास है 1357, तो उसमें फर्स्ट से लेके सेकेंड टर्म है उसके कितने का गैप है +2 का। ऐसे एक और एग्जाम्पल की है हमने विच इज 1111 अप टू सोन, उसमें कितने का गैप है 0 का। एक और हमने एग्जाम्पल की है 975 अप टू सोन, तो 9 और 7 के बीच कितने का गैप है -2 का। जो डिफरेंस आ रहा है ना फर्स्ट और सेकेंड टर्म में, सेकेंड और थर्ड टर्म में, इस चीज को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। दैट मीन्स आपके पास ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जितना भी गैप आ रहा है, इस गैप को हम क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर। और कॉमन डिफरेंस को हम किससे डोनेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डोनेट करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस को किससे डोनेट करते हैं डी से। क्लियर। तो और डी आपका क्या हो सकता है, डी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0। एक बात नोटिस की होगी, जो मैंने एग्जाम्पल लिया वो 3 एग्जाम्पल फुलफिल हो गए। हाँ जी, यहाँ पे देखो जो मैंने 3 की 3 एग्जाम्पल ली थी, दिस वन। इसको नीचे करते हैं एक बारी, ये और नीचे थोड़ा सा। हाँ जी, ये देखो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। इसमें आपके पास ये आपका आया पॉजिटिव केस, ये आपका पॉजिटिव था, ये हमने किसका लिया नेगेटिव। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें नेगेटिव, और इसमें हमने लिया जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0। दैट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है वो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्लियर। मैंने 3 की 3 ऐसे एग्जाम्पल ली थी जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि कॉमन डिफरेंस आपका कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 आपका कुछ भी हो सकती है वैल्यूज। क्लियर। ओके। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या रहने वाले हैं। तो हमने क्या बात की है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म में जितने का गैप है उस चीज को हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली सेकंड और थर्ड में भी क्या रहने वाला है, कोई ना कोई गैप रहने वाला है, उस चीज को भी क्या बोले कॉमन डिफरेंस। और एपी तभी बनती है जब आपके जितने भी टर्म्स हैं उसमें गैप क्या रहे सेम रहे। जैसे हमने यहाँ पे ली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितनी भी टर्म्स हैं उसमें सब में क्या रहने वाला है गैप क्या रहेगा +2 का। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस तब भी फाइंड हो सकता है जब गैप क्या रहने वाले हैं सेम रहने वाले हैं। क्लियर। ओके। तो हम कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बना, D = A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3 अप टू सोन। दैट मीन्स ये आपके पास क्या आ गया कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, जिसमें आपके पास क्या है जो सेकेंड टर्म में से माइनस करना है फर्स्ट टर्म। सिमिलरली जो आपका थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में से क्या माइनस करो सेकेंड, और वो जो डिफरेंस है वो सेम आ गया। अगर वो डिफरेंस सेम आ गया जैसे यहाँ लिखा हुआ तो वो क्या बन जाएगा AP। अगर आपका डिफरेंस सेम नहीं आया तो वो आपके पास क्या बन जाएगा AP। दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। क्लियर। ओके। तभी यहाँ पे जर्नल फॉर्म ऑफ AP क्या लिखे हो, जैसे हमने जर्नल फॉर्म AP किसकी बात की थी A1, A2, A3 अप टू सोन। एक और तरह के जर्नल इक्वेशन फॉर्म होते हैं जिसमें आप नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बहुत छोटा नंबर था, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी, दोबारा से मैं एग्जांपल लिखती हूँ। हमने एग्जांपल ली थी लाइक 7, 9, 11, 13 अप टू सोन। तो मैंने बोला कि 13 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो वो तो बहुत साफ पे चल रहा है कि इसमें 2 का गैप है, तो 13 में हम 2 ऐड करते तो गेट नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा हमें 15। अगर थोड़ा सा तो बड़ा नंबर आ जाए या फिर हमें बीच में नंबर्स मिस हो जाए कि हमें 7 पता है, 9 नहीं पता, 11 पता है, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या हेल्प करते हैं, एक और जर्नल इक्वेशन हेल्प करते हैं, जर्नल फॉर्म हेल्प करती है विच इज दिस वन। जर्नल फॉर्म ऑफ AP इज A + D, A + 2D, A + 3D अप टू सोन। क्लियर। ये हमें क्या करती है हेल्प करती है। इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम कैसे ये जर्नल फॉर्म बन चुकी है और कैसे इसका यूज होने वाला है क्वेश्चन में। क्लियर। अब क्वेश्चन को करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक और कंसेप्ट सीखते हैं। अब AP तो यूज टू हो चुके हो कि जिसमें आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कोई ना कोई टर्म्स होती हैं। क्लियर। जिसमें से फर्स्ट टर्म होती है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो नेक्स्ट नंबर, जो नेक्स्ट टर्म गिवन होती है उसको हम क्या बोलते हैं सेकेंड टर्म, उससे नेक्स्ट टर्म क्या बोलते हैं थर्ड टर्म एंड सो ऑन। क्लियर। ओके। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो जितने भी टर्म्स है उसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए सेम रहता है। अब जो आपकी AP ना फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। अब फाइनाइट नाम से जिसको हम क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है विच इज 1, 2, 3, 4 अप टू सोन। एक और एग्जाम्पल दे दी विच इज 2, 4, 6
और 8, हाँ जी। इसमें से हम किसको काउंट कर पा रहे हैं? फर्स्ट और जो मेरे एग्जांपल 2 है विच इज कौन सी वाली, 2 4 6 8, उसको हम क्या कर पा रहे हैं? काउंट, क्योंकि मेरे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 2 4 6 और 8, मेरे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 4। क्लियर? दैट मीन्स को हम काउंट कर पा रहे हैं, तो आपके पास ये क्या बनी? फाइनाइट AP। अब जिसको हम काउंट नहीं कर पा रहे 1 2 3 4, मुझे नहीं पता वो कहाँ तक रुकेगा। अब जैसे मेरे को इसका फर्स्ट टर्म तो पता है, इसका फर्स्ट टर्म मेरे को पता है 2 और इसका लास्ट टर्म पता है मेरे को 8, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसका मेरे को फर्स्ट टर्म तो पता है 1, पर इसका जो सबसे लास्ट टर्म है वो मेरे को नहीं पता कि वो क्या होने वाली है। हो सकता है वो 10 तक रुके, हो सकता है वो 100 तक रुके, हो सकता है वो 1000 तक रुके, यू नेवर नो कि वो कहाँ तक रुक रही है। तो ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे टर्म्स बन जाती हैं आपकी इनफाइनाइट AP। क्लियर? जिसका हम लास्ट टर्म हमें पता ही नहीं, जो हमें लास्ट टर्म पता है वो क्या बन जाती है? आपकी फाइनाइट टर्म बन जाती है। अब लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट आप ये भी सीख सकते हो यहाँ पे। अब मान लो लास्ट में मैंने AN दिया, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? A1, सेकेंड टर्म क्या है? A2 और थर्ड टर्म क्या है? A3। मैं इसकी बात कर रही हूँ, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म की, जिसमें हमें लास्ट टर्म गिवन है, सबसे लास्ट टर्म, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। ये जो मैं लास्ट टर्म बोल रही हूँ इसको क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म बोलते हैं। और लास्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉट ओनली, हमेशा, विच इज किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम AN से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ओके, ये हमने कुछ बात की थी टर्म्स की, APs की, और फाइनाइट और इनफाइनाइट AP के बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर? हाँ जी। अब अपने कोई क्वेश्चन करते हैं जिससे इजी रहेगा क्वेश्चन को समझना। और जो मैंने वो फॉर्मूला लिया था ना, जर्नल फॉर्म, दिस वन, कि A+D A+D, कैसे मैं इसको यूज़ करूँ, अब इसमें यूज़ करके दिखाती हूँ। फिलहाल समझ तो गए हो कि कैसे यूज़ होगा। छोटी टर्म्स है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, अगर बिगर टर्म्स है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? ओके, सोल्यूशन करते हैं, कलर को चेंज करते हैं, येलो। ओके, विच आर द फॉलोइंग आर AP। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताना कि AP है या फिर AP नहीं है। मैंने सबसे पहले क्या बोला था? AP के लिए आपको क्या चाहिए? उसका कॉमन डिफरेंस है सेम होना चाहिए। अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो वो जो इक्वेशन है, जो आपके पास सीक्वेंस दे रखा है, वो आपका AP बनेगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो जो सीक्वेंस दे रखा है आपको वो AP नहीं बनेगा। पर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना, और कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला रहता है? A2 माइनस A1, दिस वन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3 अप टू सो ऑन। क्लियर? अगर कोई मान चलो अगर AP है, इफ दे फॉर्म एन AP, इन दोनों क्वेश्चंस में से अगर कोई AP बनता है तो क्या निकालो? उसका कॉमन डिफरेंस भी निकालो। वो तो मॉडल निकाल चुके होंगे। निकालने के बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने, जिसमें हम यूज करेंगे जर्नल फॉर्म ऑफ AP विच इज A+D A+2D अप टू सो ऑन का। क्लियर? क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 मैं करके दिखाती हूँ, उसके बाद वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन 2 को खुद ट्राई करना कि कैसे ये AP बन रही है या नहीं बन रही है। अगर AP बन रही है तो उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास समझो, एंड देन सेकंड क्वेश्चन के लिए वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, फिर आंसर मैच करो। क्लियर? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिखते हैं -10 -6 -2 2 अप टू सो ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपके पास टर्म्स दे रखे हैं। ये आपकी क्या बनने वाली है? A1, दिस इज सेकेंड टर्म। किससे रिप्रेजेंट कर? सेकेंड टर्म को A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली ये आपकी क्या होगी? A3। सिमिलरली ये आपकी क्या होने वाली है? A4। क्लियर? और हमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला था? कॉमन डिफरेंस निकाला था हमने D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 चेक करना है। सिमिलरली हमें A3 माइनस A2 चेक करना है। सिमिलरली हमें क्या चेक करना है? A4 माइनस A3। हमें जितनी भी टर्म्स होती है ना क्वेश्चन में, अब मान के चलो आपके पास होता -10 -6 -2, तो अब कहाँ तक चेक करते? A2 माइनस A1, दिस इज A1 A2 A3, A1 A2 A3, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो अब A4 माइनस A3 चेक कर पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप जो मैंने यहाँ पे 4 लिखा है वहीं तक चेक करना है। अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ 3 टर्म्स ही हैं तो हम A4 माइनस A3 कैसे चेक कर सकते हैं? अब सिर्फ कहाँ तक चेक करोगे? A3 माइनस A2 तक। ठीक है जी, इसको रेस करते हुए सिर्फ समझाने के था, रफ में था वर्क। ओके, क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे हमारे पास है D, अगेन D, इसको D1 मान लो, D2 और D3। हाँ जी, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी गिवन है? -6, बीच में माइनस साइन है, और A1 की वैल्यू कितनी है? 10 नहीं है, -10 है। तो सॉल्व करते हैं, -6 + 10 यू गेट +4। सिमिलरली A3 -2, अगेन माइनस साइन, A2 -6 -2 + 6 यू गेट 4। A4 कितना है? 2 माइनस, और A3 कितना है? -2, माइनस माइनस कितना बना आपके पास?
प्लस और ये कितना है, दैट मीन्स हमने जो D1 D2 D3 निकाला उन तीनों का कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम आया। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं जो D है आपके पास D1 इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं D की वैल्यू क्या आई, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, और ये कितनी वैल्यू है इसकी 4, और हमने एक बार बोली थी इसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। दैट मीन्स ये AP बन रहा है, येस दे फॉर्म एन AP, दिस इम्प्लाइज दैट दे फॉर्म एन AP। अगर AP बन रहा है तो मैं नेक्स्ट टर्म में क्या बोला था कि इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, अगर AP बना तो AP बना तो हमें बस कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, दिस इम्प्लाइज है जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो कितना निकला, कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना निकला 4, बिल्कुल सही। और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स कैसे फाइंड करोगे, नेक्स्ट थ्री टर्म्स को हम यूज करते हैं, यहाँ पे जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है A1 A2 A3 A4 A5 निकालना है। ओके तो क्या करते हैं, हमें नेक्स्ट टर्म विच इज A5 निकालना है, हमें नेक्स्ट क्या निकालना है A6 निकालना है, और हमें नेक्स्ट क्या निकालना है A7, क्योंकि हमने यहाँ पे जो यहाँ पे A1 A2 A3 A4 तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, ताकि नेक्स्ट टर्म्स मतलब कौन से A5 A6 A7। ओके चलो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा क्या था, यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख के दिखाती हूँ, A प्लस D A प्लस 2D अप टू सोन, ऐसे था ये पैटर्न, हमारे पास जनरल फॉर्म थी AP की। ओके दैट मीन्स फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है A2 मतलब A प्लस D, A3 मतलब A प्लस 2D, जब भी A3 है तो मतलब क्या है आपके पास A प्लस 2D, अगर A4 तो नेक्स्ट टर्म क्या रहने वाली है, बिल्कुल सही A प्लस 3D। तो अगर हमें बात करनी है यहाँ पे विच इज A5 की, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास A प्लस 4D, बिल्कुल सही। यहाँ पे A6 का मतलब A प्लस 5D A प्लस 6D, क्लियर। यहाँ पे मैं लिख के भी दिखाती हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखे कैसे जल्दी से लिख दी, A3, हाँ जी अगर आप यहाँ से देखोगे तो दिस इज 1 दिस इज 2 और दिस इज थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू कितनी है A प्लस 2D, तो नेक्स्ट टर्म क्या होने वाली है फॉर श्योर A प्लस 3D, और वो किसकी टर्म होगी A4 की होने वाली है, A4 की क्या रहने वाली A प्लस 3। तो ट्रिक क्या हुआ, A और D तो लिखने बट D के साथ आप क्या लिख दो, उससे एक नंबर कम, जैसे 4 है तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 है तो यहाँ पे 2 आ गया, सिमिलरली यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या आ गया 4, क्लियर हुआ। तो इस इसका हमने क्या करना है, जल्दी से यूज कर रहे हैं। अब क्लियर हुआ कि हमने वो जनरल फॉर्म क्यों लिखी थी। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ए हमारे पास क्या था A बोल लो, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हो A भी बोल सकते हो, बात सेम रहता है। फर्स्ट टर्म को हम A1 भी बोलते हैं या फिर A से डिनोट भी करते हैं। तो A आपके पास क्या आ रहा -10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 4, क्लियर। सॉल्व करते हैं -10 प्लस 4 4 द 16 यू गेट 6, क्लियर। सिमिलरली A कितना है -10 प्लस 5 इंटू 4 -10 प्लस 4 5 द 20 में से 10 गया यू गेट 20 में से 10 गया -10 फॉर श्योर यू गेट 10। सिमिलरली -10 प्लस 6 इंटू D कितना है 4 -10 4 6 24 में से 10 गए यू गेट 14। तो आपके जो नेक्स्ट टर्म बनी, जो नेक्स्ट 3 टर्म्स मिली आपके पास, वो आपके पास कितनी बनी आपके पास 6, 10, 14, और ये आपके पास फाइनली हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, क्लियर। इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं क्योंकि स्पेस वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ओके एक मिनट, ये क्या हो गया, छोटा क्यों नहीं हुआ। चलो जी इसको यहाँ पे लिखते हैं। सिमिलरली ये जो आपके पास है ये आपके पास बना आंसर, इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, दिस वन। ओके अब करते हैं सेकेंड पार्ट को कंप्लीट। सेकेंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं, एक मिनट। इसको करते हैं डिवाइड पोर्शन को, ये हो जाएगा आपका सेकेंड के लिए। हाँ जी सेकेंड पोर्शन के लिए यहाँ सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, √3, √6, √9 और √12। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना है कि AP है या फिर AP नहीं है, ये क्लियर। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको यहाँ पे ब्लॉक में डाल देते हैं कि समझ में आ जाएगा कि हमें क्या गिवन है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। ये आपका बना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन ओके, √6, √9 और √12। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको नाम देते हैं, ये आपके पास क्या बना A1,
ये आपके पास A2, ये आपके पास A3 और ये बना A4। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, AP चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, उसका कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। क्लियर, ओके सोल्यूशन करते हैं। D1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 कितना है, √6 माइनस √3। अब इसको माइनस कैसे करें, तो हमें √6 के फैक्टर्स निकालने आते हैं। √6 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 6 के 2 इंटू 3। चलो जी वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू 3 ये हो गया 6 के फैक्टर्स। रूट को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। और इसमें से √3 आपका क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। तो कॉमन बाहर निकालने, ये आपके पास √3 रहा, ये आपके पास √3 अगेन बाहर निकला, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, √2 माइनस 1। क्लियर, ओके। सिमिलरली सेम वैसे D2 निकाल, D2 मतलब A3 माइनस A2। A3 कितने, √9 माइनस √6। चलो जी, अब √3 मतलब 3 फैक्टर्स बनते हैं, 3 इंटू 3, 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3, जो हम ऑल टू पर बना सकें। ओके, √3 मतलब इसमें से √3 स्प्लिट, अगेन √2 अलग और √3 अलग। सेम इसमें से √3 बाहर निकला, क्या बचा आपके पास, √3 माइनस √2। अब चेक करो, आगे हम D3 भी निकाल सकते हैं नो डाउट, पर पहले चेक कर लो ना, जो D1 और D2 उन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है। यहाँ पे लिखते हैं आपके पास जो D1 आया वो कितना आया, D1 आया आपके पास √3 √2 माइनस 1, और D2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, √3 माइनस √2। चेक करो दोनों वैल्यू सेम है, बिल्कुल भी नहीं सेम। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं जो D आपके पास क्या था, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल, हम यहाँ पे लिख सकते हैं D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2 इज नॉट इक्वल A3 माइनस A2। तो आपको नेक्स्ट टर्म निकालने की जरूरत है A4 माइनस A3। पहले दो ही नहीं इक्वल आ रहे, तो आगे जाके चेक करने का फायदा क्या है, दैट मीन्स AP बनेगी। अगर उनके डिफरेंस नहीं सेम आ रहे तो कैसे AP बन जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट दे डू नॉट फॉर्म एन AP। अगर AP ही नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकाल पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। पहले का कॉमन डिफरेंस क्या निकला, √3 ब्रैकेट स्टार √2 माइनस 1। सेकेंड का कॉमन डिफरेंस क्या निकला, √3 ब्रैकेट स्टार √3 माइनस 2। तो नेक्स्ट का कुछ और निकलेगा, तो कॉमन डिफरेंस कुछ लिख पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस ही नहीं है, AP नहीं है, तो उसके नेक्स्ट टर्म्स निकाल पाओगे, बिल्कुल भी निकाल पाओगे। उसके लिए आपका डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये आंसर होगा यहीं तक स्टॉप। तो आपने एक क्वेश्चन के अंदर आपने दो पार्ट से, जिसमें आपका एक AP बन रहा था और जिसके अंदर आपका AP नहीं बना। और ये ध्यान रखना कि जब भी AP नहीं बनता तो उसके नेक्स्ट टर्म्स आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हो। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी सोल्यूशन। The taxi fare after each kilometer, when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। ओके, ये आपको बताना है कि AP है या फिर नहीं है। कहने का मतलब क्या है, एक टैक्सी फेयर है जो चार्ज कर रही है 1 किलोमीटर की, दैट मीन्स वो चार्ज कर रही है फर्स्ट किलोमीटर का कितना चार्ज कर रही है, वो ₹15। क्लियर, दैट मीन्स अगर मेरे को 1 किलोमीटर चल गई, मैं किसी कैब में जा रही हूँ और मैंने 1 किलोमीटर में कहीं पे जाना है मेरे को, तो उसने मेरे से कितने चार्ज लिए, ₹15। अब उसने बोला कि एडिशनल किलोमीटर, मान के चलो मेरा 1 किलोमीटर का काम कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे को 1 और किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना है, तो उसका एडिशनल चार्ज क्या देगा, वो मेरे को एडिशनल चार्ज बोल रहा है कि मैं आपको इतना लगाऊंगा। कितना लगाएगा एडिशनल चार्ज, ₹15 तो मेरे को देने पड़ेंगे ना, कि मैं पहले किलोमीटर तो गई हूँ ना वहाँ तक, तो 15 प्लस एडिशनल चार्ज वो कितना लगाएगा मेरे को, ₹8। मतलब अगर मैं 15 किलोमीटर चल पड़ी, 1 और किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ा मेरे को, तो कितना लगेगा, 15 + 8 यू गेट 23। मतलब मेरे को 2 किलोमीटर के टोटल कितने रुपीज़ दूंगी मैं, 23। अब ऐसे करते करते एक सीक्वेंस पैटर्न समझ में आया। अब 1 और किलोमीटर, मतलब ये 2nd किलोमीटर था, अब एक और मान चलो मेरे को 3rd किलोमीटर जाना पड़ा, तो मतलब 15 पे किया एंड देन 18 पे किया। 15 तो फर्स्ट किलोमीटर का, 2nd किलोमीटर का एडिशनल चार्ज था वो 8। अब 1 और किलोमीटर एक्स्ट्रा चल पड़ी तो उसका भी कितना पे करूंगी, 4 और 8, तो कितना बना, हम 15 + 8 23, 23 + 8 यू गेट 31। क्लियर। तो ऐसे करते करते आपका चर्च, अब आपको बताना है कि AP बनेगा या फिर AP नहीं बनेगा। तब तक लिखते हैं इसको, पहले में कितना बना, 15, नेक्स्ट में 23, नेक्स्ट में 31 अप टू सोन। अब चेक करो, जब भी AP चेक करने आपको ये बताना AP है या फिर AP नहीं है। तो AP बनाने के लिए, नहीं बताने के लिए क्या चेक करते थे, बिल्कुल सही, विच इज कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं आपके पास। तो पहले का डिफरेंस क्या निकला, A2 माइनस A1 का डिफरेंस आपके पास क्या निकला, 23 माइनस 15
यस, बिल्कुल सही 8। सिमिलरली एक और कॉमन डिफरेंस निकाला, A3 माइनस A2, 31 माइनस 23, फॉर श्योर कितना निकला आपके पास 8। और कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, बिल्कुल सही। दैट मीन्स आपका A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि यस, ये आपके पास क्या है, AP बन रही है। क्लियर, क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्लियर, ओके, ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ AP का। एक और न्यू कंसेप्ट सीखे, सेम एग्जांपल लेते, वो मेरी रीमा वाली एग्जांपल चलने वाली, बेस्ट एग्जांपल है रीमा वाली। एक और एग्जांपल आ गई। अब मान के चलो आपके पास वही रीना थी जिसने जॉब लगी थी, उसकी फर्स्ट सैलरी कितनी थी, सेम विच इज 8000, और उसकी हर साल कितनी इंक्रीमेंट हो रही थी, 500। दैट मीन्स पहले में 8000 उसकी पर मंथ, लाइक पूरे साल 8000 रहेगी उसकी। एवरी मंथ की बात करो कि पहले मंथ में भी उसकी कितनी है 8000, नेक्स्ट मंथ में कितनी है 8000, ऐसे करते पूरा साल उसकी कितनी रहेगी, पूरे मंथ कितनी रहने वाली है 8000। अब नेक्स्ट ईयर आ गया तो उसकी ना सैलरी इंक्रीमेंट होगी, मतलब बढ़ गई उसकी सैलरी, और कितनी बढ़ी 500। मतलब फर्स्ट मंथ में पहले कितनी थी उसकी 800, अब जो उसकी न्यू ईयर का जो फर्स्ट मंथ रहेगा उसकी सैलरी कितनी वाली रहने वाली है 8500। सेम चीज उस पूरे साल में जितने मंथ्स आने वाले 12 के 12 मंथ आएंगे, उसमें उसकी सैलरी कितनी रहने वाली है, फॉर श्योर 8500। तो नेक्स्ट ईयर कितनी रहेगी उसकी 900। ओके, तो एक पैटर्न फॉलो हो गया। दैट मीन्स AP तो है फॉर श्योर, समझ में आ गया कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना रहा है यहाँ पे 500 का। अब मान के चलो मैंने बोला 5th ईयर, यहाँ पे लिखा भी है कि आप उसकी सैलरी बताओ पर मंथ कितनी होएगी जब वो 5th ईयर पहुंच जाएगी। फर्स्ट मंथ में कितनी है 8000, सेकेंड मंथ में कितनी है 8500, थर्ड मंथ में कितनी है 9000, फॉर श्योर 4 मंथ में कितनी रहने वाली है 9500, और 5th मंथ में जो हमें बोलनी है कितनी निकालनी है 5th मंथ में तो कितनी रहने वाली है उसकी 10,000 रहने वाली है। ओके, क्लियर। अब ये तो हमने बहुत जल्दी कर लिया कि 10,000 रहने वाली है। अब मान के चलो मैंने 5th ईयर की जगह बोल दिया उसकी 15th ईयर में कितनी रहेगी, तो अब सीक्वेंस सेम फॉलो करोगे कि 6th ईयर में उसकी सैलरी रहने वाली है 15,000 अप टू 15,000 गलती से बोल दिया। नेक्स्ट मंथ में उसकी कितनी रहेगी 10500 अप टू सोन। तो ऐसे आप 6th ईयर की निकालोगे, 7th ईयर की निकालोगे, चलो 15 भी निकाल लिया आपने जैसे तैसे करके, इजी है निकाल। अब मैंने बोला उसके बाद बोला कि 25th ईयर में जब वो 25 ईयर तो वो काम करती रहे, तो 25 जब पहुंच जाएगी तब उसकी सैलरी कितनी होगी पूरे मंथ में। तो अगेन डिफिकल्ट है, आप इजी वाले में तो कर लोगे 1 2 3 तक या फिर 10 तक हार्डली आप कर सकते हो। तो इस चीज के लिए क्या है, एक फॉर्मूला बना, उसके लिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, विच इज द एन टर्म an ऑफ एन AP विद द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d, जो हम बोलते हैं d को, उसका फॉर्मूला क्या बना, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। दैट मीन्स ये क्या करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हेल्प करने वाला है। जैसे सोल्यूशन करते हैं, अब जैसे यही था आपके पास क्वेश्चन 800 8500 9123 9500। अब ये तो क्वेश्चन था बहुत ईजी, जब मैंने बोला था कि यहाँ पे आपके पास कि 5th ईयर का बता दो, तो 5th ईयर का तो आपने झटके से बताया उसकी सैलरी कितनी देने वाली, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर आपकी सैलरी क्या रहेगी उस गर्ल की विच इज रीना की 10,000 रुपीज। ये हो गया आपका 5th ईयर की उसकी पर मंथ की सैलरी। ठीक है जी, चलो ये तो निकाल लिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे तो आप करते रहोगे तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा ना, तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, an प्लस n माइनस 1 d। अब मैंने बोल दिया कि नहीं 5th ईयर की नहीं, उसकी बताओ 20th ईयर की सैलरी क्या रहेगी। ठीक है, दैट मीन्स इसको क्या फाइंड करना है, 20th ईयर में जो उसकी पर मंथ है वो सैलरी क्या रहने वाली है। तो अब ऐसे तो नहीं करोगे जैसे हम ऊपर वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो अब इसका फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्लियर है, पर्टिकुलरली याद होगा पर्टिकुलरली कौन से ईयर की बतानी है, 20th ईयर। जैसे हमने पर्टिकुलर कौन से ईयर की बताई थी ऊपर, 5th ईयर की। 5th ईयर की उसके जो पूरे मंथ की सैलरी वो कितने रहने वाली है 10,000। ऐसे जब 20th में उसको 20 साल हो जाएंगे काम करते हुए उस कंपनी में, तो फाइनली उसकी पर मंथ सैलरी कितनी रहने वाली है। क्लियर, चलो जी कंप्लीट करते हैं। अब इसमें ए क्या रहने वाला है आपका, ए बनता है आपका फर्स्ट टर्म, ये होता है आपका
फर्स्ट टर्म ऑलरेडी ऊपर बोल चुकी हैं, और डिफरेंस क्या निकलता है आपका, और फॉर श्योर ये आपको दिख गया कि AP बन गया, तो कॉमन डिफरेंस सेम रहने वाला है। तो A आपका क्या बना 8000, D आपका क्या बना A2 माइनस A1 करके। अब आपको ना A3 माइनस A2 करने की लोड नहीं है, वो हम कब करते हैं जब आपको AP चेक करनी है। अब ये तो हमें पता चली है कि AP बन रही है, तो अगर जब भी AP बन जाती है तो आपको क्या करना है, सेकंड में से माइनस फर्स्ट टर्म करना है। क्लियर, तो 8500 में से माइनस क्या कर दो 8000, यू गेट कितना बना 500। और आपके पास हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अब एक बात समझने वाली यहाँ पे, आपके पास है a प्लस n माइनस 1 d an का फॉर्मूला, जिसमें से आपके पास जो a है आपका क्या बना फर्स्ट टर्म, ठीक है, या तो आप यूज टू हो चीजें। d आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, d आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब इसमें n क्या है, n आपके पास होगा जो किस पर्टिकुलरली टर्म की बात करेगा। यहाँ पर्टिकुलर टर्म मैंने किसकी बात की है, 20th ईयर, दैट मीन्स n क्या बना आपके पास 20। क्लियर, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। बट अगर फिलहाल हम n का मतलब लिखे तो n का मतलब यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब किस टर्म की वो बात करेगा। क्लियर, ओके, तो यहाँ मैंने पर्टिकुलर कौन से ईयर की बात की है, 20, दैट मीन्स n हमें यहाँ पे कितना बना, n हमारे पास बना 20। अब वैल्यूज पुट करते हैं, an तो हमें निकालना, अब an में हमें क्या निकालना है, A20 निकालना है। क्लियर, में पर्टिकुलर 20 टर्म की बात है, जो यहाँ पे n है वही यहाँ पे सेम रहेगा। तो n हमें क्या निकालना है, मतलब 20th ईयर निकालना है, दैट मीन्स n क्या रहा 20। तो A20 की वैल्यू क्या क्या आएगी, a की वैल्यू कितनी है 8000 प्लस हम यहाँ पे 20 माइनस 1, d कितना है 500। सॉल्व करते हैं, 80 प्लस 19 इंटू 500 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 द 45, 5 1 द 5 95 बना आपके पास यहाँ पे 8000 प्लस 9500 था। अब इस इसको ऐड करते हैं, कितना बना आपके पास 500 98 17। तो ये बना आपके पास, इसको इरेज करते हैं, ये मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट था आपके पास बता, मीन्स उसकी फाइनल जब वो 20th ईयर में पहुंच जाएगी तो उस केस में जो उसकी सैलरी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है 17500, दैट मीन 20th ईयर में। तो अगर आप बेसिक से करते जैसे हम ऊपर कर रहे थे, जैसे दिस वे में, इस टाइप के एग्जाम्पल में कि आप हर बार 500 ऐड करें तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। 20 तो फिर भी जैसे मुझे निकालोगे, अगर मैंने 100 पूछ लेती, हो सकता है 100 ईयर तक फॉर श्योर 100 काम नहीं करेगी, वो मान के चलो कि कर रही है, तो अब आपके पास क्या रहता, तो अब ये पैसे करते तो उस चीज़ के लिए फॉर्मूला आता दिस वन, विच इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर, ओके। अब क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ने इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा वाइट हो गया, इसको क्वेश्चन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, कलर हो गया चेंज, जल्दी से चेंज हो जाते हैं कलर, तो एक मिनट हो गया ब्लू। चलो सोल्यूशन, फाइंड द 11 टर्म। आगे 11 टर्म का मतलब क्या है, ये 11 फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन लिखते हैं -1/2 कॉमा 2 अप टू सो ऑन, ठीक है जी, ये डॉट नहीं है, ओके। तो इसमें ए क्या बना आपके पास फर्स्ट टर्म, और डी आप कैसे निकालते हो a2 माइनस a1 से, a2 माइनस a1, तो कितना बना a2 कितना है -1/2। ध्यान से करना है क्वेश्चन, माइनस के बाद आपके पास a3 -3 है, तो माइनस के बाद क्या आएगी ब्रैकेट। क्लियर, तो कितना बना -1/2 प्लस 3, हम इसका क्या लेने वाले एलसीएम, तो d की वैल्यू कितनी बनी 2 -1 2 3 6, तो d कितना बना 5/2, और हमें n की वैल्यू कितनी गिवन है, a आपके पास आ गया -3, d आपके पास आ गया 5/2, और n हमें क्या निकालना है, कौन सी टर्म निकालनी है, 11 टर्म निकालना है, दैट मीन्स n हमें कितना गिवन है 11 गिवन। अब हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, पुट करते हैं वैल्यूज को। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, a क्या निकालना है, कौन सी टर्म निकालनी है 11 टर्म, और a कितना गिवन -3 प्लस n कितना गिवन 11 माइनस 1, d कितना है 5/2। ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन बहुत ईजी है, बेसिक है, पर ध्यान से करने वाली है। 11 माइनस 1 10 मल्टीप्लाई बाय 5/2, कटिंग करते हैं 5 के टेल पे, तो कितना बना -3 प्लस 25, तो a11 की वैल्यू कितनी है आपके पास 22, ये आपके पास आ गया आंसर।
क्लियर? ओके, दैट मीन्स हमें इस क्वेश्चन में ए बी गिवन था, डी भी हमने निकाल लिया, और एन हमें कैसे बचा रहा, क्योंकि हमें 11 टर्म निकालने। 11 टर्म मतलब क्या, हमें कौन सा टर्म निकालना है, पर्टिकुलरली 11, तो हमें एन क्या बन जाता है 11, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट किया, विच इज फॉर्मूला क्या था आपके पास, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर? वैल्यूज पुट की, यू गेट 11 टर्म विच इज 22। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमेशा जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, हमेशा एक बात बोलती हूँ कि पहले वीडियो को पोस्ट करो, उसके बाद खुद से ट्राई करो कैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्लियर? क्योंकि एक बार ट्राई करो, ठीक है गलत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आप खुद से ट्राई तो कर रहे हो, और साथ के साथ नोट्स बनाते रहो। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बनाने साथ के साथ। अभी तो कॉन्सेप्ट याद है, अब तो फॉर्मूलाज भी याद है, जब आपके क्वेश्चन आए वो भी याद हो जाएंगे, बट अब धीरे धीरे जितना आगे बढ़ते रहोगे आपके पास वो हो सकता है फॉर्मूला भूल जाए, या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखे हैं वो स्किप हो जाए, कुछ न्यू ट्रिक से, या फिर कुछ न्यू फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा है जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। क्लियर? ओके, सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म की बात होगी, दैट मीन्स हम टर्म किसको लेते थे, एन को, मतलब अब हमें हर टाइप के क्वेश्चन में हमें एन गिवन था, अब इसमें क्या निकालना है, विच टर्म, मतलब आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं है, बट हमें यहाँ से ये हिंट तो मिल गया कि हमें एन फाइंड करना है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें केपी गिवन है 8, 14, 20, 26 अप टू सोन विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। कहने का मतलब क्या, हमारे पास एक एपी गिवन है जिसमें से हमें उसकी एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो एपी है ना वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 41st टर्म से, और कितनी ज़्यादा है, 72 मोर है। जब भी हम मोर की बात करते हैं हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो एपी लिखते हैं, यहाँ पे क्या गिवन है, 8, 14, 20, 26 अप टू सोन। अब आगे करने से पहले इसमें जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, इसमें ए और डी पर चल जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितने 8, और डी हमें कैसे निकलता है A2 माइनस A1। मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपका क्या ट्रीट होता है, A1, दिस इज A2, दिस इज A3, A4 अप टू सोन। क्लियर? तो हमें A निकालना है, हमें A1 पता चाहिए, वो कितना गिवन है आपके पास 8, डी आपके पास कितना गिवन है 14 माइनस 8, डी आपके पास फॉर्मूला क्या रहता है A2 माइनस A1। क्लियर? हम इसका अप्लाई कर रहे हैं, A2 कितना है 14 में से 8 गए, यू गेट की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू होगी। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें बोलना है कि जो आपके पास एपी है, अब हमें इसके एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें एन फाइंड आउट करना है तो उसके विल बी, दैट मीन जो आपके ए एन टर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके पास क्या दे रखे है, विल बी, मतलब हमें जो इस एपी का ना 8, 14, 20, 28 का हमें एन की वैल्यू नहीं पता, दैट मीन्स हमें फिर एन निकालना पड़ेगा। तो एन के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ए एन लिख सकते हैं, क्योंकि विच टर्म ऑफ द ए पी, तो हम एन के लिए आपको अगर मार्क्स आपको ए भी पता है, डी पता है, आपको ए एन भी पता है, तो अब इस फॉर्मूला से आप एन निकाल सकते हो। ए एन पता है, ए पता है और डी पता है, तो अब एन निकाल पाओगे, बिल्कुल सही। तो इसने बोलना है विच टर्म ऑफ द ए पी, जो ये टर्म है, टर्म मतलब पता नहीं कौन सी टर्म है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन जनरल ए एन का यूज़ करते हैं। विल बी किसको रिप्रेजेंट करा, मतलब इज को रिप्रेजेंट कर, इक्वल्स टू को, मतलब जो ये टर्म है, जो ए एन टर्म है, जो nth टर्म है वो ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 72 मोर है, किससे मोर है, 41st टर्म से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, दिस वन। ओके, दोबारा से अब मान के चलो, एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो आफ्टर सॉल्विंग यू गेट A41 की वैल्यू कितनी, 1। सपोज मैंने सपोज किया, एक एग्जाम्पल सीखते हैं, बहुत जल्दी सीख जाओगे। A41 को मैंने लिया 1, ठीक है, तो फॉर श्योर ए एन की वैल्यू कितनी बनी, 72 + 1 यू गेट 73। तो अब समझ में आया, जो nth टर्म है इसको हम बोलते हैं nth टर्म। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ए एन को हम क्या बोलते हैं, हम इस चीज़ को nth टर्म बोलते हैं। क्लियर? चलो जी, एन टर्म। अब जबकि nth टर्म है, जो ए एन है आपका, वो ज़्यादा है A41 से। A41 से कितना ज़्यादा है, 72 ज़्यादा है, क्योंकि 73 वैल्यू है। अब लॉजिक हुआ क्लियर कि यहाँ पे मैंने, अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो कि आपको टर्म निकालनी है, किसकी टर्म निकालनी है, कौन से एपी की टर्म निकालनी है, 8, 14, 20, 26 अप टू सोन। जो क्या है, वो जो टर्म है ना वो ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 72 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, आपकी 41st टर्म से। एग्जाम्पल से क्लियर हुआ कि मान के चलो मैंने A41 लिया, तो A41 1 लिया, तो ए एन कितना बनेगा, 72 + 1 यू गेट 73,
दैट मीन्स ए एन आपका क्या है 72 ज़्यादा है किससे A41 से। इसलिए हमने सिर्फ वही चीज़ लिखी है। तो जब भी ऐसा मैथ्स में कुछ इक्वेशन है जो ट्रिकी सी लगे तो एग्जाम्पल लिख लिया करो। मान के चलो A41 को 1 2 जो मर्जी मान लो। अगर मैंने A41 को 10 मानती तो आपके पास कितना बनता है AN 82 फॉर श्योर। दैट मीन्स अगेन सेम वही कि वो AN क्या है ज़्यादा है A41 से। कितना ज़्यादा 72। क्लियर। ओके अब इसका वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं इसकी। तो a प्लस एन माइनस 1t हमारे पास ए एन का फॉर्मूला यही रहता है 72 प्लस a प्लस एन माइनस 1t। हमने A41 में भी वही सेम फॉर्मूलाज पुट कर रहे हैं। अब हमें ए एन के अकॉर्डिंग हमें a पता है कितना 8 प्लस एन वी डोंट नो वही तो हमें निकालना है। और d कितना आया था हमारे पास 6 इज इक्वल टू 72 प्लस अगेन a क्या रहने वाला 8 प्लस एन। अब इस केस में एन यहाँ पे क्या ट्रीट होगा जो हमें गिवन है विच इज 41 माइनस 1 और डी हमारे पास कितना था 6। क्लियर। क्योंकि उसमें ए एन जो वही बोला था जो पैर के नीचे वैल्यूज आने वाली। यहाँ पे आपके पैर में नीचे क्या था एन और यहाँ पैर में क्या है 41। जो पैर में का वही आपका एन लिखोगे। क्लियर। ओके जी सॉल्व करते हैं इसको। 8 से 8 गया सेम और सेम। अगर इसको यहाँ पे भी लेके आओगे तो 8 माइनस 8 क्या बनता है 0 ही बनेगा। ओके एन माइनस 1 6 72 प्लस 41 माइनस 1 कितना बना 40 इंटू 6। क्लियर। आगे सॉल्व करें। अब ना बेस्ट इजी वे आप ऐसे भी कर सकते हो नो डाउट कि 72 प्लस 40 इंटू 6 4 से 24 240। बट जो इजी है वो मेथड फॉलो करो। ठीक है। ओके तो मैं जो 72 है जो आपका 6 है वो इन सब के नीचे क्या होने वाला है डिवाइड हो जाएगा। इजी करना बहुत है इजी है सॉल्व करना है इस चीज़ को। n माइनस 1 अब डिवाइड अलग अलग हो जाएगा स्प्लिट हो जाएगा 72 बाई 6 40 इंटू 6 बाई 6 जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको कि 72 प्लस 40 इंटू 6 को डायरेक्ट सॉल्व करो फिर डिवाइड बाई 6 कर दो जैसे इजी लगता है। तो इस केस में ये क्या कैंसिल हो गया और इसको ये बना आपके पास 1 और 2 12 6 72। ठीक है। तो n माइनस 1 कितना बना 12 प्लस 40। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा n माइनस 1 12 प्लस 40 विच इज 52। तो n की वैल्यू कितनी है 52 प्लस 1 यू गेट n इज इक्वल्स टू 53। ये बना आपके पास फाइनली आंसर। और हमें क्या निकालना था n की वैल्यू निकालनी जिसमें हमें क्या था हमें n की वैल्यू क्या निकालनी थी टर्म निकालना और हमें निकालने से इसका हो गया क्लियर। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था बहुत ज़्यादा अच्छा। इसमें दोबारा से रिकॉल करवाती हूँ। हमें क्या गिवन था कि हमें AP गिवन है AP गिवन है 8 14 20 26। क्लियर। वो क्या है वो जो AP है ना वो ज़्यादा है कितनी ज़्यादा है 72 ज़्यादा है किससे ज़्यादा है A41 टर्म से। क्लियर। जब भी टर्म की बात करें तो हमें क्या निकालना पड़ेगा n। तो हमने ये इक्वेशन बनाई और इसमें हमने सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज पुट की हैं। जैसे an का फॉर्मूला क्या रहता है a प्लस एन माइनस 1 d। हमें a पता और d पता वैल्यूज पुट कर दी। सिमिलरली A41 का मतलब क्या है a प्लस एन माइनस 1 d। अगेन हमें क्या पता था a की वैल्यू पता है d की वैल्यू और इसमें हमें क्या और पता है A41 मतलब a के नीचे क्या लिखो पैर में 41 तो वही क्या बन जाता है आपका n। तो हमने सिर्फ वैल्यू सॉल्व किया वैल्यूज पुट की और सॉल्व करने के बाद फाइनली आपके पास n की वैल्यू कितनी आई 93 और आई थिंक हमें यही तो फाइंड करना था। क्लियर। ओके तो ये हो चुका है क्वेश्चन डन और काफ़ी अच्छा क्या था क्वेश्चन था। तो मैं हमेशा बोलती हूँ पहले वीडियो को पोस्ट करो चाहे दोबारा से क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो चीज़ें। ओके अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी 5th क्वेश्चन पे बात करते हैं सोल्यूशन। भाई क्या आ रहा है आज सोल्यूशन। हाँ जी फाइंड द 9 टर्म फ्रॉम दैट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जो जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत अच्छे लेवल के आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। फाइंड द 9 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। फर्स्ट ऑफ ऑल तो AP लिखते हैं हमारे पास AP कितनी गिवन है 5 9 13 अप टू सोन 185। अपने काम करो इसको तो लिख ही लो 5 9 13 अप टू सोन और ना इससे पहले भी एक टर्म लिख लो मतलब 185 से एक पहले भी टर्म लिख लो। उसका ट्रिक बताने वाले हो कि जब भी आपके पास ये हो ना कि फ्रॉम द एंड निकालना है तो उसको क्या क्या करो जैसे बोल चुन बेस्ट इजी वे। इसका लॉन्ग मेथड भी है बट इजी वे करो ना शॉर्टकट लगाओ जिससे जल्दी क्या हो सके क्वेश्चन को सॉल्व हो सके। और जब भी आप बोर्ड में पेपर देने जाओगे जो सा मर्जी मेथड सॉल्व करो वो फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ता है कि आपका आंसर सही आना चाहिए। मैथ्स में एक चीज़ है मैथ्स बहुत अच्छी जिसमें आप क्या कर सकते हो एक क्वेश्चन को आप डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो मैथ्स की सबसे बड़ी क्या है ये ब्यूटी है मैथ्स की। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ए गिवन है ए कितना गिवन है यहाँ पे
5 और डी कितना गिवन है 9 माइनस 5। अब आप यूज हो चुकी हो, मेरे को हर बार A1 A2 लिखने की लोड नहीं है। तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी बनी 4। ओके, तो अब मैंने क्या बोला कि 185 से पहले एक टर्म निकाल लो। तो फॉर श्योर मतलब 4 का गैप है, यहाँ पे कितना है +4 का गैप, अगेन यहाँ पे +4 का गैप। तो फर्स्ट यहाँ कोई नंबर आएगा तो +4 का गैप, तभी वो नंबर क्या बनेगा 185। तो उल्टा सोचते हैं ना कि अगर मैंने 185 में से 4 माइनस कर दिया तो कितना बनेगा 181। दोबारा से करवाती हूँ इस चीज़ को, नंबर लिखते हैं क्लोज। हमारे पास 5 से 9 में कितना गैप था +4 का, अगेन 9 के बाद 13 टर्म आ रहे हैं तो क्या आ रहा है आपके पास +4 ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट और यहाँ पे मैं क्या नंबर डालूँ, यहाँ पे क्या नंबर डालूँ कि उसको +4 करने के बाद क्या बन जाए 185। तो अब उल्टा सोचते हैं ना, उल्टा क्या सोचे कि 185 में से 4 माइनस कर दो तो वही नंबर मिलेगा। तो 184 में से हमने क्या किया माइनस किया यहाँ पे 4, तो क्या बना 181, ये बना क्वेश्चन मार्क की जगह। तो अगेन चेक कर लो, 181 की जगह +5 करते हैं, सॉरी +4 करते तो कितना बनता है 185 भी तो बन रहा है। मीन्स जो मैंने नंबर लिखा है बिल्कुल ही सही लिखा है, ठीक है। अब अपने ट्रिक के ऊपर, ये फिलहाल ट्रिक नहीं है, ट्रिक अब आने वाली है। क्या, जब भी फ्रॉम एंड की बात करें ना, फ्रॉम एंड, तो क्या करो पीछे से एपी को लिखना स्टार्ट करो। पीछे से एपी क्या जाएगी, तो पीछे वाला एपी क्या है 185, देन आपके पास क्या आएगी, अगेन तब भी पीछे वाला टर्म लिखवाई थी मैंने इसमें, क्योंकि पीछे स्टार्ट करनी है, डॉट 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 अप टू सोन। तो कहाँ तक जा रहा है 13 9 5। लॉजिक हुआ क्लियर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बी है वाला पॉइंट। हमने क्या किया, एपी को क्या कर दिया रिवर्स कर दिया, क्लियर। दैट मीन्स सीक्वेंस में था भी मैंने पीछे से उसको आगे लिखना स्टार्ट किया, इस वजह से हमने इस पॉइंट को, इस टर्म को फाइंड आउट कर लिया। अब आपका फाइनली जो ये पी है इसके अकॉर्डिंग आपका जो ए है, न्यू ए कितना बना 185। डी आपका क्या बनेगा 181 में से माइनस करो 185, यू गेट -4, क्लियर। ओके, और आपके पास क्या निकालना, क्या हमें निकालना है nth टर्म, 9th टर्म। मतलब 9th टर्म का मतलब क्या, हमें n कितना गिवन है, हमें फाइंड करना है 9th टर्म। तो 9th टर्म मतलब हमें क्या गिवन है, ये n गिवन है, तो n कितना हो गया 9। दैट मीन्स अब हो गया क्लियर, क्योंकि फ्रॉम द एंड पूछा तो हमने जो एंड वाली थी उसको आगे शिफ्ट कर दिया, तो न्यू a मिला हमें, न्यू d मिला, और n तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही था कि हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 9 टर्म फाइंड करनी है। तो फाइनली हम सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई हमारे पास है ही, a + n - 1 d, a 9 फाइंड करने, a कितना है 185, 9 - 1, और d हमारे पास कितना गिवन है -4। एक और बात नोटिस की आपने, क्या नोटिस की, यहाँ पे आपके पास d कितना है पॉजिटिव। अगर आप सीधे एपी जा रहे हो, आपने रिवर्स कर दिया एपी को, तो वो d आपके पास कितना बना -4। दैट मीन्स अगर आप सीधा जा रहे हो तो अगर मान चलो कोई पॉजिटिव d है तो रिवर्स होकर d क्या बन जाएगा नेगेटिव। सेम उल्टा भी सोच सकते हो कि अगर आपका सीधा जा रहे हो उसमें d आपका नेगेटिव है, रिवर्स करोगे तो d आपका फॉर श्योर क्या रहने वाला है पॉजिटिव रहने वाला है, क्लियर। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं, a9 = 185 + 8 × -4, 185 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 8 द 32, माइनस करते तो a9 की वैल्यू कितनी बनी 153। तो ये बना आपके पास फाइनली आंसर, क्लियर। तो समझ में आया क्लियर। दैट मीन्स आपकी जो 9 टर्म है फ्रॉम टर्म, मतलब पीछे से जो 9 टर्म रहने वाली है उसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो क्या रहने वाली है 153 टर्म, क्लियर बेस्ट। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को दिख गया सडनली ये क्वेश्चन होने वाला है इंपॉर्टेंट, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में एक भी तरह का इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं दिखने वाला, क्लियर। ओके, चलो जी 6th क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। How many integers between 200 and the 500 are divisible by 8? Okay, that means given क्या है 200 और 500 के बीच में ऐसे नंबर्स बताओ जो किससे डिविजिबल होंगे, ये डिविजिबल होंगे मतलब किससे परफेक्टली डिवाइड होंगे 8 से, ठीक है जी। और हाउ मेनी इंटीजर्स का मतलब क्या है, फॉर श्योर अगर आपने एक एपी बना ली तो उसका आपको फर्स्ट टर्म गिवन होगा, डी पता हो सकता है। चलो एक बार एपी बनाते हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा इसमें फाइंड क्या करना है। अब मान चलो आपने सोचा इसको पोज किया और आपको ये समझना है इसे फाइंड करना क्या है, ए फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, ए एन करना है या फिर एंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमें बोला उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो इसने बोला क्या हमारे पास 200 से लेके 500 के बीच में कुछ ऐसे नंबर्स बताओ, ठीक है, जो किससे डिवाइड होते हैं 8 से। चलो ढूंढते हैं, नंबर्स ढूंढते हैं, फर्स्ट नंबर ढूंढने का काम करते हैं। 208 से डिवाइड होता है, एग्जैक्टली डिवाइड करके देख लो, बिल्कुल भी नहीं होता।
जैसे नंबर ढूंढो, करके देखो, पोस्ट करो वीडियो को, खुद से करके देखो। 200, देन 201, 202, 203, 204, 205 ऐसे करके देखो। जितना करोगे तब तो प्रैक्टिस आएगी। मैं तो पोस्ट कर रही हूँ, सोच लिया मैं तो नंबर्स क्या आने वाले हैं, क्या डिवाइड होने वाले हैं। पोस्ट करो, सॉल्व करो इस चीज़ को, जल्दी से सोचो क्या डिवाइड होएगा। पहला नंबर बता दो क्विकली, पोस्ट करो इस चीज़ को, सॉल्व करो। चलो जी, जो फर्स्ट नंबर आने वाला है वो आने वाला है 208। क्लियर? तो फर्स्ट और नेक्स्ट नंबर क्या मिला जो 8 से डिवाइड होगा? नेक्स्ट नंबर इज 216। अब फर्स्ट नंबर ढूंढने का मेहनत है और कुछ नहीं है। अब सेकंड नंबर इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? अब फर्स्ट नंबर तो हमें थोड़ा टाइम लगाया कि 200 से लेके 2008 कुछ इतने नंबर सबको नहीं मिले, तो फाइनली क्या मिला? 208 मिल गया। चलो उसके बाद क्या, उसके नेक्स्ट नंबर के लिए आप डिवाइड कर रहे हो। जरूरत क्या है? 8 के बाद जैसे हम टेबल देखते हैं, 8 का टेबल क्या रहता है? 8 1 था 8, 8 2 द 16, 16 के बाद 3 8 द 24। देख रहे हो सब में कितना गैप होता है? 8 में 8 ऐड करेंगे तब 16 बनेगा, 8 में 16 में फिर 8 ऐड करेंगे तब क्या बनेगा? 24। सेम इसमें कंसेप्ट अप्लाई कर दिया मैंने। 200 से लेके 208 के जो इतना मेरे को नंबर्स मिले, डिवाइड करके देखा कि कुछ नंबर्स नहीं मिल रहे, फाइनली मेरे को नंबर क्या मिल गया? 208। उसको डिवाइड करने की लोड है नहीं, सेम प्रोसेस टेबल 8 का, 8 ऐड करते हैं ना, तो 208 में 8 ऐड किया, यू गेट 216। अगेन 8 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? बिल्कुल सही, 224 बनेगा। क्लियर हो गया? अब मान के चलते हैं इसके बाद ओके चलो, ये तो मैंने पहले 3 नंबर निकाल लिए। अब सबसे लास्ट में 500 तक बोल रहा है। इसने ये बोला कि लास्ट टर्म भी दे रखी है इसने कि 500 तक आपको डिवाइड करके देखना है। अभी तो हम क्या कर रहे थे? इन्फिनिट एपी, मतलब अब हमें दे रही है फाइनाइट एपी, क्योंकि फाइनाइट एपी में सबसे लास्ट टर्म गिवन होती है। चलो जी, अब गेन 500 आपका डिवाइड कर रहा है 8 से, किसी एंगल से नहीं कर रहा, तो सोचो नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा? 499 डिवाइड कर रहा है, 498 डिवाइड कर रहा है, तो ऐसे ढूंढो, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी ढूंढूं कि कैसे आपका नेक्स्ट नंबर क्या मिलने वाला है, क्योंकि ए तो मिल गया, डी मिल गया, इतने मैं क्या कर रही हूँ? ए और डी को लिख रही हूँ। ठीक है जी, आप भी वही करो। इतने ए हमारा कितना मिला? 208, और डी हमारे पास कितना है? 216 माइनस 208। हाँ जी हाँ जी, वीडियो को पोस्ट करके लिखा कुछ ए डी काइंड ऑफ स्टफ। चलो जी, तो 496, दैट मीन्स आपको जो नंबर मिला वो कितना मिला है? 496 मिला है। क्लियर? दैट मीन्स आपके पास फाइनली क्या बना? एक परफेक्टली एक काइंड ऑफ एपी बन गई। ये रहा आपके पास एपी, हाईलाइट कर दिया इसको रेड पेन से। तो फर्स्ट टर्म क्या मिली? 208। डी आपके पास क्या मिला? 216 में से क्या माइनस कर? 208, यू गेट फॉर श्योर 8। और आपके पास यहाँ पे लास्ट टर्म, दैट मीन्स हम लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ए एन बोलते हैं। ध्यान रखना, लास्ट टर्म है ना, यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, ए एन बोलते हैं या फिर हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है लास्ट टर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को हाईलाइट कर लो। जो हमें लास्ट टर्म गिवन होते हैं, जो हमें सबसे लास्ट वाली गिवन रहेगी, उसको बोलते हैं लास्ट टर्म। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए एन से या फिर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें लास्ट टर्म कितनी गिवन है? 496 गिवन है। तो एक बात नोटिस करो, हमें ए एन पता है, डी पता है, ए पता है, क्या नहीं पता? फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। हो गया अब क्लियर? अभी भी दिख गया या नहीं दिखा? अभी एन फाइंड करना है। अब आते हैं क्वेश्चन। अब इतना करने से पहले क्वेश्चन पता चल गया कि एन फाइंड करना है। हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन, मतलब 200 से लेके 500 में कितने नंबर्स लाए करते हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आने वाले, कितने नंबर्स मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एग्जाम्पल सीखते हैं। मान के चलो मैंने लिखा 1 3 5 7 9 अप टू सोन 23, तो उसके कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे? ये तो फिंगर पे काउंट कर सकते हैं ना, बहुत ईजी है। काउंट करते हैं, 1 3 5 7 9, देन 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद आपके 15, 15 17 19, देन 21, देन 23। दैट मीन्स आपको 12 टर्म्स मिली है। फिंगर पे काउंट कर ली, मतलब 1 से लेके 23 के बीच कितनी टर्म्स मिली हमें? टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 12 है। सिमिलर से बोला था कि 200 से लेकर 500 के कितने नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स आपको क्या निकालना है? आपको एन ही फाइंड करना है। छोटे नंबर्स हम फिंगर्स पे काउंट कर लेते हैं ना, जैसे मैंने 1 से लेकर 23 तक दिया, रैंडम एग्जाम्पल दी थी, 1 से लेकर 23 तक, तो फिंगर पे काउंट कर लिया। कुछ कोई बड़ा नंबर आ गया, फिंगर पे काउंट कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या आया? ये फॉर्मूला आया। आप करेंगे तो फिंगर पे भी कर सकते हो, बट नहीं, इतने बड़े टर्म्स के लिए क्या करोगे? 208, 216, 224, एंड देन फिर 8 से प्लस करो तो कितना बना? 232 बनेगा। काइंड ऑफ स्टफ ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे? 496 तक जाओगे। कितना डिफिकल्ट है, और शो तो करना ही है ना पेपर में कुछ ना कुछ। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलो जी, सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। 496, ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 208,
प्लस n हमें निकालना ही है और d की वैल्यू कितनी गिवन थी 8। ठीक है जी, 496 प्लस है तो वहाँ से क्या बन जाएगा -208 n माइनस 1 8। तो कितना, इसको माइनस करते तो कितना बना आपके पास 8 और 2, बिल्कुल सही, n माइनस 1 इंटू 8। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 288/8। कटिंग करते हैं 2 के टेबल पे 2 4 द 8, 2 1 द 2 44 आ जाएगा। 2 के टेबल पे कटिंग करते हैं तो 2 7 2 और 2 के टेबल पे 36। तो फाइनली आपके पास n माइनस 1 कितना बना 36। तो फाइनली माइनस n तो वहाँ कितना बन जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू कितनी बनी आपके पास 37। फाइनली एन आपका आंसर। दैट मीन्स आपके पास जो 8 के टेल से डिवाइड हो रहा है 200 और 500 के बीच में जो 8 से डिवाइड हो रहा है कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिलने वाली है 37 है। आपको ऐसे नंबर मिलेंगे जो किससे डिवाइड होंगे 8 से, और किसके बीच में लाई करते हैं वो 200 से लेके 500 के बीच में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th क्वेश्चन सोल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। ओके, दैट मीन्स आपको एक एपी गिवन है। चलो जी लिखते हैं 6 13 20 अप टू सो ऑन 216। ओके, तो इसमें हमें ए कितना गिवन है 6, डी कितना गिवन है 13 माइनस 6 यू गेट 7। और हमें अभी बता चुकी हूँ सबसे लास्ट हमको हम क्या बोलते हैं ए एन बोलते हैं। ठीक है, तो ए एन हमें कितना गिवन है 216। ए पता है, डी पता है, ए एन पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा एन फाइंड आउट करना है। अब एन तो ये तो पता चल गया कि एन फाइंड आउट करना है, बट एक्चुअली में फाइंड करना क्या है क्वेश्चन में वो तो फाइंड करते हैं। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। मान के चलो आपके पास एपी गिवन है, मिडल टर्म का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एक 1 2 3 4 5। इस एपी में 1 2 3 4 5 में मिडल टर्म कौन सी है। अब देखो दिस फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, मान चलो रफ में करते हैं, कटिंग कर दिया ऐसे आगे से कट किया पीछे से कट किया, तो सेंटर वाला क्या बना मतलब थर्ड, मतलब जो मिडल टर्म है ना, जो मिडल टर्म की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। तो सिमिलरली आपके पास एपी गिवन है, तो एपी क्या गिवन है 6 13 और 20 अप टू 216। तो इस एपी में ना जो मिडल टर्म आएगी, मिडल टर्म मेकर पता क्या आने वाली है, जो मिडल टर्म मिल गई ना उसका आपको टर्म फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिडल टर्म से पहले हम एन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एन से ना मिडल टर्म निकलेगी। ठीक है जी, अब एन फाइंड आउट करते हैं। मान के चलो मेरे पास 50 टर्म्स है, 50 का हाफ क्या रहने वाला है 25 ना, मेरे को 25 टर्म निकालनी है। लॉजिक वर्क लेके मिडल टर्म, तो मिडल टर्म के लिए पहले को एन पता चाहिए ना कि फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर जो एंडिंग में गिवन है उसका एन कितना गिवन है, क्लियर। अब जैसे मेरे पास 1 था और लास्ट 50 था, तो 1 से लेकर 50 में कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिले 50, ठीक है, विच इज 50। और 50 का अगर मैं मिडल निकालूंगी तो मिडल का मतलब क्या हुआ 50 का हाफ कर दो कितना बना 25, मतलब मेरे को 25 टर्म निकालनी है। सेम इसमें है, तो इसमें क्या करते हैं पहले एन निकालते हैं कि 6 से लेकर 216 के लिए कितने नंबर ऑफ टर्म्स लाए करते हैं। तो वही फॉर्मूला विच इज ए एन, एक मिनट, वही फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं पेज को लाइक दिस वे। ठीक है, हाफ पोर्शन में कर दिया। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना गिवन है 216, ए 6 एन हमें निकालना ही है और डी कितना गिवन है 7। 6 है तो वहाँ क्या बन जाएगा माइनस में 216 माइनस 6 एन माइनस 1 7, तो कितना बना 210 एन माइनस 1 7। तो 7 है वहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो कितना बना 30। तो एन माइनस क्या हो जाता है बीच में एन माइनस 1 कितना बना 30, तो एन की वैल्यू कितनी 31। दैट मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 31 है, मतलब 6 से लेके 216 के कितने नंबर ऑफ टर्म्स आने मिलने वाली है 31। अब उसका मिडल टर्म चाहिए, तो मिडल टर्म के लिए फॉर्मूला होता है क्या, जब भी आपको मिडल टर्म फाइंड करना है ना, मिडल टर्म ऑफ एन एपी का, तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लो, बहुत ईजी है, हाफ n प्लस 1। बस ये फॉर्मूला क्या कर लो आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लो, जब भी मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है जी, हाफ n केवल हमें कितने देगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आपस 31 प्लस हमें क्योंकि इससे जो मिडल टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, कितना बना आपके पास 32/2, दैट मीन्स 16। मतलब हमें फाइनली जो मिडल टर्म है वो क्या रहने वाली है 16 टर्म रहने वाली है, क्लियर। दैट मीन्स आपको फाइनली क्या फाइंड करना है
16 फाइंड करना है आपको। क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड मिडल टर्म। मिडल टर्म का मतलब क्या, जो जो टर्म मिली है, जैसे मेरे को n कितना मिला 16, तो उसकी टर्म फाइंड करो, मतलब क्या फाइंड करो, A16 फाइंड करो। लॉजिक हुआ क्लियर? तभी क्वेश्चन अच्छा था कि हमें AP गिवन है। पहले हमने उसका पूरे का क्या निकाला, हमने n निकाला। n के बाद हमें उसके मिडल टर्म के लिए कोई n भी तो चाहिए कि वो मिडल टर्म कौन से नंबर पे लाई करती है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे ले। तो हमने उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई यूज किया, क्या था, हाफ ब्रैकेट स्टार्ट n+1 का फॉर्मूला लगाया। उससे हमें मिडल टर्म की टर्म मिला, जिस मिडल टर्म का नंबर मिला क्या, 16, मतलब 16 नंबर पे वो क्या लाई करती है, मिडल टर्म लाई करती है। तो मिडल टर्म की वैल्यू भी फाइंड करनी है, विच इज A16। तो A16 का मतलब क्या हुआ, विच इज आपको क्या निकालना है, A16 मतलब A+n-1d, सेम वही फॉर्मूला। A आपके पास कितना गिवन है 6, n हम ऑलरेडी निकाल चुके 16-1, और d यहाँ पे आपका क्या था आपके पास 7। चलो जी वैल्यूज पुट करते हैं। तो A16 इज इक्वल्स टू 6 + 15 × 7। A16 इज इक्वल्स टू 6 + 15, 7 5 7 35, 105। 6 में ऐड करते हैं तो 116 कितना बना, 111, और दिस इज द आंसर। फाइनली आपके पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जिसमें आपने क्या सीखा कि आपके पास n तो पहले आपने निकाला, जब बेसिक में सबसे n तो सीख भी चुके हो इतने टाइम से, अब निकालना। अब आपने क्या सीखा कि उसका मिडल टर्म फाइंड करना है। तो मिडल टर्म का मतलब क्या हुआ, वो कौन से नंबर पे उसकी जो मिडल वैल्यू है, जैसे मैंने एग्जाम्पल ली थी 1 2 3 4 5, तो उसे मिडल नंबर क्या लाई कर रहा है 3, और कौन से टर्म पे है वो, थर्ड टर्म पे। बाई चांस थर्ड टर्म पे वैल्यू क्या आई उसकी 3 ही आई है। क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, विच इज 2 4 6 8 10, तो उसके मिडिल टर्म क्या है, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे वैल्यू कितनी है उसकी 2 4 6, दैट मीन आंसर क्या है 6। क्लियर? सेम इसमें हमने क्या किया, मिडिल टर्म की पहले n फाइंड करा, 16 टर्म पे, 16 टर्म पे कोई वैल्यू लाई करेगा, और उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है 1 1 1, विच इज 111। क्लियर? ओके, अब एक और एग्जाम्पल, लास्ट टॉपिक बचा, और ये हो जाएगा आपका चैप्टर फाइनली फुल एंड फ्लेज डन, जिसमें आप बहुत सारे क्या कर चुके हो, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर चुके हो। और आपने अब तक क्या फॉर्मूला सीखा कि आपके पास अगर AP चाहिए तो AP के आपको क्या चेक करना है, नंबर 1 विच इज उसका कॉमन डिफरेंस है या फिर नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस है तब क्या फाइंड आउट कर सकते हो, उसका नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो। चलो आपने वो भी सीख लिया। उसके बाद आपने देखा कि अगर आपके पास छोटे नंबर्स है तो खुद उससे फिंगर पे या रैंडम माइंड से काउंट आउट कर सकते हो, बट वही आपके पास बहुत बड़े नंबर्स हैं, बहुत बड़े नंबर्स हैं, तो उसको कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला था an इज इक्वल्स टू A+n-1 d, जिससे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको A पता है, D पता है, और कोई भी रैंडमली कि 50 टर्म पे वैल्यू निकालो, 1000 टर्म पे वैल्यू निकालो, तो कोई भी उस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अब आते हैं, मान के चलो एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल से कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे कि आपको फाइनली क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या फाइंड आउट करना है। अब मान के चलो आपके पास अगेन कोई गर्ल है, तान्या, वो क्या कर रही है, उसकी डॉटर है, ठीक है। तान्या क्या कर रही है, जब उसकी डॉटर पैदा हुई ना, तो फर्स्ट ईयर पे उसने उसकी जो पिगी बैंक है उसके अंदर कितने पैसे डाल लिए, ₹100 डाल दिए। तो जितनी वो बड़ी होती है, इसमें फर्स्ट ईयर जो पहला बर्थडे था उस पर कितने रुपीज़ डाले, उस पिगी बैंक में 100 डाल दिए। उसके बाद वो क्या करे, हर साल क्या कर रही है, वो उसमें उस अमाउंट में इंक्रीज कर रही है। मतलब उसने जो उसकी बेटी की जो बर्थ हुआ उसमें वो कितने डाले, उसने पहले 100 रुपीज़, तो हर मंथ वो 100 रुपीज़ डालती रह रही है, हटाती रह रही है, तो पूरे साल वो 100 का सीक्वेंस चलेगी। अब नेक्स्ट ईयर आया, जब उसका बर्थडे आया, दैट मीन सेकेंड ईयर की बात होगी। सेकेंड ईयर में उसने इंक्रीमेंट कितने की यहाँ पे दे रखा है, उसने कितनी इंक्रीमेंट की, 50 रुपीज़ की इंक्रीमेंट कर दी। मतलब अब वो पूरा साल कितने पैसे डालेगी, हर मंथ 150 150 150, ऐसे ही वो क्या करती है, कीप्स गोइंग, मतलब सेम सीक्वेंस चलता रहता है। जितनी वो बड़ी होती रहेगी वो क्या करती रहेगी, 50 रुपीज़ के इंक्रीमेंट करी जा रही है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि फर्स्ट ईयर उसने कितना डाला 100, सेकेंड ईयर उसने कितना डाला था 150, ऐसे नेक्स्ट ईयर वो कितना डालेगी 200, ऐसे फोर्थ ईयर जब 4 साल की हो जाएगी तो वो हर मंथ वो कितना डालती रहेगी 2500। ठीक है। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना जो 21 साल की हो जाएगी, मतलब 21 साल की हो जाएगी वो, मतलब कितनी ईयर्स हो गए, 20 ईयर्स तक उसने वो पैसे डालती रही हर महीने। ठीक है। तो फाइनली उसका टोटल अमाउंट अब आया, टोटल वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, विल बी कलेक्टेड इन द मनी बॉक्स बाय द टाइम, दैट मीन्स टोटल अमाउंट जो 21 साल की हो जाएगी तो उस पिगी बैंक में उसका
कितने पैसे होने वाले। अब पर्टिकुलर 21st ईयर की बात नहीं कर रहा कि अगर वो 21st ईयर की बात करते तो हम क्या लगाते, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी लगा देती। और उसे 21st पर्टिकुलरली उस ईयर की बात नहीं की, उसने किए 21st से पूरे के पूरे ईयर में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक क्या रहने वाला है। क्लियर। जैसे इसके लिए फिर फॉर्मूला बेस्ट है दिस वन विच इज एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रेकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस वन डी। इस फॉर्मूले का तो हमें क्या करना है, इस पहले वाले टॉपिक में विच इज आपके पास ये फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है। अब वो बोलता कि पर्टिकुलर 21st ईयर में, मतलब अगर वो A21 बोलता तब हम क्या निकाल पाते कि 21 ईयर मतलब जो 21 साल की हो जाएगी तो उस ईयर में उसके पिगी बैंक में कितने पैसे होंगे, तो हम अप्लाई करते A21। उसने बोला है कि डे 1 मतलब जब कि पैदा हुई थी फर्स्ट ईयर से लेके 21 ईयर में टोटल मतलब 21 साल हो गए, 21 साल में उस पिगी बैंक में कितने पैसे जमा होएंगे। जैसे हम बैंक में जाते हैं, बैंक में हम पैसे रख देते हैं और फिर हम देखते हैं कि अच्छा 10 साल बाद कितने होंगे। दैट मीन हम फर्स्ट ईयर से लेके 10th ईयर तक मतलब पूरे 10 साल का काउंट करते पैसे हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सेम चीज़ ऐसे ही है, तो उसके लिए क्या आया, सम का यूज़ करते हैं क्योंकि हम पूरे जितने भी साल है उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या, एन बाई टू ब्रेकेट है 2a प्लस एन माइनस वन डी। दैट और हमें एन कितना गिवन है यहाँ पे, मतलब कितने ईयर तक चेक करना है जो 21 साल की हो जाएगी। दैट मीन एन कितना गिवन है हमें यहाँ पे 21 और ए कितना गिवन है 100 और डी कितना गिवन है 50। बस हमें क्या करना है, सम में वैल्यूज पुट करना है, बस वो सम का फॉर्मूला याद होना चाहिए विच इज एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी। वैल्यूज पुट करते हैं 21 बाई टू, 2a कितना है 100 प्लस n कितना है 21 माइनस वन, डी कितना है 50। वैल्यूज पुट करते हैं, क्या आया 21 बाई टू 200 प्लस 20 इंटू 50, 21 बाई टू 200 प्लस 2 5 द 10 00। हाँ जी, तो कितना बना 21 बाई टू 200 था यहाँ पे आपके पास, देन 5 10 1 0 कितना बना 1 2 00। कटिंग होगी 600 के टेल पे, तो 2 6 12 1 2 1 00। फाइनली उसके पिगी बैंक में कितने पैसे होंगे, 12100 उसके पैसे होने वाले हैं। लॉजिक हुआ क्लियर। तो हमने क्या किया, दोबारा हमें ए पता था, डी कितना गिवन है 50 रुपीज़ ऐड कर रही है हर साल, तो डी कितना आपके पास 50 है और एन मतलब 21 साल तक उसने क्या कर रही है, अपने पैसे भरती रह रही है। तो हमने वैल्यूज में पुट किया एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस वन डी। एन कितना है 21 बाई टू, 2a कितना है 100 विच इज 200 बन गया, प्लस एन कितना है आपके पास 21 विच इज़ 21 माइनस वन इंटू डी कितना है 50। हमने सॉल्व किया इसको, 200 प्लस 20 बना था आपके पास इंटू 50 था, 2 5 10 करके मैं 100 बन गया। इसको ऐड किया 200 के साथ, तो 1260 2 के से कटिंग कर दी, कितना बना आपके पास 600 और हमने 600 को 21 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली आपके पास कितना बना 12100। फाइनली जाके जब वो 21 साल की हो जाएगी तो उसके अमाउंट में, तो उसके पिगी बैंक में कितने पैसे होंगे, इतने पैसे होने वाले हैं। क्लियर। अब एस एन के फॉर्मूला भी रहता है विच इज एस एन का क्या फॉर्मूला रहता है, एक और एस एन ब्रैकेट स्टार एन बाई टू ए प्लस एल। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कब होता है, दोनों में डिफरेंस तो हो गया वो क्लियर। जब हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन तो हम क्या अप्लाई करेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला। एक क्वेश्चन करते हैं, टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है, एस एन दैट मीन्स हमें S30 फाइंड आउट करो, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, मतलब पहले जितने भी फर्स्ट टर्म उनका सम फाइंड आउट करके बताओ कितने पैसे आने वाले हैं। जिसमें से ए आपका कितना गिवन है -30, डी आपका कितना गिवन है -24 माइनस -30, तो कितना बना -24 प्लस 30 यू गेट 6। और एन हमें कितना गिवन है, जो एस एन मतलब एस एन जो पैर में लिखा हुआ है वो कितना गिवन है 30। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस वन डी। फॉर्मूलाज पुट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बना आपके पास, फॉर्मूलाज नहीं वैल्यूज पुट करते हैं। तो आपके पास S30 निकालना है, तो एन के वैल्यू कितनी है 30 बाई टू, 2a कितना है -30, ध्यान रखना माइनस है, एन कितना गेन 30 माइनस वन, डी कितना गेन आपके पास 6। हाँ जी, 30 बाई टू कितना बना यहाँ पे -60 प्लस 29 इंटू
6 29 6 तक करते हैं, 6 9 द 54, 2 6 द 12, 12 प्लस 5 17, क्लियर। तो 30/2 माइनस 60 प्लस 174, 174 से माइनस, इसको कटिंग भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं कटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट और साइन किसका रहने वाला है, पॉजिटिव का रहने वाला है, तो कितना बना 1 1 4, ईजी रहता है कटिंग करना। 2 5 द 10, 10 में से आपका 1 कैरी किया तो वहाँ पे 14 बना विच इज 7, तो कितना बना 30 × 57। आप करके देख सकते हो, मैंने सिर्फ ओरली कर दिया इस चीज़ को, ठीक है जी, ओके। तो फाइनली आपके पास कितना बना 57 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 द 21, 3 5 15, 15 और 17, तो फाइनली आंसर कितना है 1710। दिस इज द आपका आंसर। दैट मीन जो पहले 30 टर्म्स हैं उनका जो सम रहने वाला है वो कितना रहने वाला है 1710, और ये हो गया आपका फाइनली टॉपिक डन। तो हम चैप्टर कर चुके हैं कंप्लीट, फुल एंड फ्लैश डन। ऐसे हम और वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें आपके 1 शॉट वीडियोस होने वाले हैं, क्लास 10 से लेके या फिर क्लास 9 है या फिर +1 +2 के सारे 1 शॉट वीडियोस आने वाले हैं।